नमस्कार। एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम 5 बजे 10 रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कांग्रेस पार्टी में बिहार चुनाव के बाद आंतरिक कलह एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का बगावती रुख भी देखा जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने आलाकमान को नसीहत दी थी और अब गुलाम नबी आजाद और तारिक अनवर ने भी पार्टी हाईकमान पर निशाना साधा। गुलाम नबी आजाद ने अब कांग्रेस आला कमान पर अपनी भड़ास निकाली है और आजाद ने यह कहा है कि पार्टी का पूरा ढांचा ही ध्वस्त हो चुका है। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ भी संपर्क जो है वो टूट चुका है। 5 स्टार होटलों में बैठकर चुनाव नहीं लड़े जा सकते। वहीं सिब्बल ये कह चुके हैं कि 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी कोई नेशनल पार्टी कैसे बिना अध्यक्ष के चल सकती है। और वहीं पार्टी के कुछ नेता जिसमें अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और हरीश रावत जैसे बड़े चेहरे हैं जो आला कमान के बारे में कुछ भी बुरा शायद सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए राहुल गांधी को पीएम बनाने तक की बातें भी की जा रही हैं और पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर हमला बोला जा रहा है, उन्हें नसीहत दी जा रही है। तो लगातार जिस तरीके से बिहार में जब चुनाव के परिणाम जो है वो सामने आए और उसमें कांग्रेस की जो हालत खराब हुई, उसको लेकर के पार्टी के भीतर से ही आवाज उठनी शुरू हुई और आवाज इतनी उठ रही है कि पार्टी आलाकमान चुप है, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो आपस में एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। पार्टी आलाकमान पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और एक पक्ष ऐसा भी है जो पार्टी आलाकमान के बचाव में खड़ा हुआ है और उसमें कई नेता अब आमने सामने हैं और एक दूसरे को नसीहत दी जा रही है। लेकिन इस बीच पार्टी आलाकमान जो है वो बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है और ये चुप्पी कब टूटेगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कांग्रेस की जो आंतरिक कलह है वो एक बार फिर से खुलकर सामने आ चुकी है। एक तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और इसी बीच कपिल सिब्बल ने जिस तरीके से यह कहा है कि पार्टी शायद इसे नियति मान चुकी है, पार्टी को अब आदत हो गई है हार मानने की हर चुनाव में। और दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी ये बात कह चुके हैं कि 5 स्टार होटल्स में बैठकर चुनाव नहीं जीते जा सकते। अब ऐसे में जिस तरीके से ये सवाल पार्टी के भीतर ही उठ रहे हैं उस पर तंज भी कसा जा रहा है और खासतौर पर अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरी अंदरूनी खींचतान का, कांग्रेस में जो खींचतान मची हुई है उसको लेकर के तंज कसा जा रहा है। लगातार जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुए और उससे पहले अगर आम चुनाव की बात की जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने जब से पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है तब से अंतरिम अध्यक्ष जरूर है सोनिया गांधी, लेकिन उनके अलावा अभी तक पार्टी को कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष जो है वो नहीं मिला है और इसी वजह से पार्टी में अब अंदरूनी कलह जो है वो एक बार फिर से खुलकर के सामने आ चुकी है। इससे पहले भी एक बार कुछ चिट्ठियाँ लिखी गई थी सोनिया गांधी को, लेकिन उन पर भी सवाल उठाए गए थे। उनमें कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम, ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं कांग्रेस के जो पार्टी के आला कमान पर ही सवाल उठाते रहे हैं और पार्टी में बदलाव की बात को करते रहे हैं। पार्टी में बदलाव की बात हालांकि जब आम चुनाव में अमेठी में हार हो गई थी राहुल गांधी की, तब उन्होंने भी की थी और इसी वजह से उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जब से इस्तीफा दिया और अभी तक पार्टी एक अध्यक्ष अपना नहीं चुन पाई है गांधी परिवार से अलग, क्योंकि राहुल गांधी ने यही कहा था कि गांधी परिवार से अलग अब पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए और पार्टी में बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन उसी बात को देखते हुए अब पार्टी में एक बार फिर से बगावत का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा राज्यों की जो हालत है, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की जो हालत बनी हुई है वो भी सबके सामने है। मध्य प्रदेश में पार्टी की बगावत की वजह से राज्य की सरकार को खतरा हुआ था और राज्य की सरकार गिर गई थी, वहां पर बीजेपी की सरकार बनी पार्टी में बगावत की वजह से। और राजस्थान में भी कुछ इसी तरह का माहौल जो है वो देखने को मिला था, गुजरात में भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिला। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में ऐसा ही कुछ जो है वो देखने को मिल रहा है और पार्टी का जो परसेंटेज रहा है अलग अलग सीटों पर बिहार में, उसको लेकर के कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू में ये साफ किया था कि पार्टी के नेता जो हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि पार्टी की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाए थे। आरबी उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। आरबी उपाध्याय जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। आरबी उपाध्याय जी, किस तरीके से देखते हैं इस घटनाक्रम को, जिस तरीके से एक बार फिर से कांग्रेस की जो आपसी कलह है वो खुलकर सामने आ रही?
जग जाहिर हो चुका है। अगर मान लीजिए असंतोष है, ठीक है, हर पार्टी में कुछ न कुछ होता है जी लेकिन वो पार्टी के इंटरनल प्लेटफॉर्म पर चीजें दिक्कत होती हैं। जी कांग्रेस में जिस तरह से मीडिया में बयानबाजी हो रही है और जिस तरीके से नेताओं का जो रुख है जी वो साफ दर्शाता है कि गुटबाजी बहुत जबरदस्त है। और कुछ नेता हैं जो बिल्कुल घुटन महसूस कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल तटस्थ रहना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आला कमान के फेवर में खड़े रहना दिखना चाहते हैं। जी। वो कहते हैं भाई नहीं, इस तरह से आलोचना नहीं होनी चाहिए। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, सवाल यहाँ पर ये है क्योंकि जो बड़े नेता हैं जो सवाल उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लगातार चिट्ठियां भेजी गई, जो चिट्ठियां सार्वजनिक हुई वो तो काफी बाद की चिट्ठियां हैं, उससे पहले भी कई चिट्ठियां भेजी गई, उससे पहले भी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ही डिस्कस करने की बात की गई, लेकिन जब पार्टी में कोई बात सुनने को तैयार ना हो, पार्टी का कोई अध्यक्ष ही ना हो, तब क्या किया जाए? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है कि भी एक चिट्ठी दो चिट्ठी आपको जवाब नहीं देंगे तो उसके बाद में ये बिल्कुल आएंगी, मीडिया में आएंगी और पब्लिक के बीच में चर्चा होगी, इन सब चीजों की बयानबाजी भी होगी। लेकिन ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छा सिम्टम्स नहीं कहा जा सकता जी अच्छा सिम्टम्स तो ये होता है कि अपना लेटर लिखिए, आप मिलिए, अपनी बात रखिए। पार्टी की बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ मीटिंग्स होती हैं और उन मीटिंग में उन चीजों को उठाया जाए। क्यों बाहर आने से, देखिए पहले ही ऑलरेडी जो कार्यकर्ता है बहुत हताश और निराश है जी और उसके बाद में ये सब चीजें जब देखता है कोई भी कार्यकर्ता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को और कुंठित महसूस करता है और वो सोचता है कि भी पार्टी ये खत्म है, इस पार्टी का भविष्य नहीं है, तो वो भी कहीं छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और उसके बावजूद भी अगर पार्टी के नेता, ऐसे बड़े नेताओं को, जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने भी ये कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट गया आला कमान का, और उसके बावजूद भी अगर अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता ये कहते हैं कि जिनको घुटन महसूस हो रही है वो पार्टी को छोड़ दें, तो ये पार्टी का अस्तित्व कहां रह जाएगा? किस तरीके से आगे पार्टी बढ़ेगी? देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी पहले हुआ करती थी कांग्रेस। देखिए, गुलाम नबी आजाद ने कोई गलत नहीं कहा, अभी छोड़ भी रहे हैं। आप देखेंगे माधवराव सिंधिया का चला जाना, जी आप आसाम में जो आज बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी कांग्रेस के हुआ करते थे जी और बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है जी समय समय पर। ये नहीं है कि नहीं छोड़ा हो, कोई नई बात नहीं है। जी और आज भी देखिए उसी क्रम में आप देखेंगे कि भी राजस्थान में भी कोशिश हुई, ये बात अलग है कि वो एक सिरे तक खारिज हो गई, नहीं चढ़ पाई। जी तो बहुत सारी चीजें हैं और जब देखिए पार्टी हार रही होती है, जी कहते हैं जहाज डूब रहा होता है तो बहुत सारे लोग छोड़ के भाग जाते हैं। जी। आज कांग्रेस की हालत बिल्कुल डूबते हुए जहाज की तरह हो गई है। तो लेकिन जो भी लोग हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस आला कमान की भूमिका क्या कुछ रहनी चाहिए, और किस तरीके से कांग्रेस आला कमान, अगर बात की जाए तो चुप्पी साधे हुए है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं आप? स्वभाव भी सवाल उठना स्वाभाविक है। जी पार्टी आला कमान को बिल्कुल, अगर मान लीजिए कहीं असंतोष है, कुछ है, तो उस सबको निपटना तो आला कमान का ही काम है। जी आला कमान की ड्यूटी है वो पार्टी को किस तरीके से मजबूत रखना है, किस तरीके से सबको साथ लेके चलना है, ये तो पार्टी आला कमान का काम है। जी लेकिन पार्टी आला कमान में भी आप देखेंगे कि कोई किसी को मिलने का टाइम नहीं मिलता, कहीं कोई डिस्कशन नहीं होते हैं बिल्कुल। और धरने प्रदर्शन जो भी हो रहे हैं वो सिंबॉलिक हैं और एक अकेले आदमी से ये उम्मीद की जाती है कि भी कांग्रेस पार्टी चल जाएगी या जीत जाएगी या सत्ता में आ जाएगी, वो संभव नहीं है। और दूसरा तो मुझे तो ये भी लगता है कि शायद वो इस इंतजार में है कि लोग बीजेपी से उब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें चुनेंगे, बिल्कुल भाई हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी का जो विकल्प है उसको आप बना के तो रखें। वो राष्ट्रीय पार्टी का विकल्प आपका खत्म होता चला जा रहा है। आप देखेंगे, आप क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करके या उनके पीछे खड़े होके या उनके नाम पर जब इलेक्शन लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय पार्टी है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। जी बिल्कुल, यही वजह है कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। आरबी उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरीके से कांग्रेस में एक बार फिर से आपसी कलह है जो है वो सामने आ रही है, और उससे अब सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी है और अब जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, और उस पर भी अभी तक आलाकमान चुप है।
तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता अपनी पार्टी के आलाकमान पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान की बजाय जो दूसरे नेता हैं वो उनको नसीहत दे रहे हैं, और अगर घुटन महसूस हो रही है तो पार्टी को छोड़ दें, इस तरीके की नसीहत अगर पार्टी के बड़े नेताओं को दी जा रही है तो ये साफ तौर पर यह जाहिर हो जाता है कि पार्टी में बड़े बदलाव की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन इसको कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई अपनी गलतियों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे हैं। चलिए इसी बीच शुरू करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से। कृषि कानूनों के मुद्दे पर पंजाब के कलाकारों का ऐलान। पंजाब के कलाकारों ने ऐलान कर दिया है 26 और 27 नवंबर को दिल्ली का घेराव किया जाएगा। पंजाब के किसान जत्थेबंदियों के साथ घेराव यह किया जाएगा। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पंजाब के कलाकारों की तरफ से, और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो किसानों के साथ हैं। लगातार धरने प्रदर्शनों में भी कलाकार जो है वो पहुंचते रहे हैं और अपनी जो नाराजगी है वो केंद्र सरकार के खिलाफ जाहिर करते रहे हैं और अपना समर्थन किसानों को देते रहे हैं। अब ये बड़ा ऐलान किया गया है क्योंकि 26 और 27 तारीख को दिल्ली में घेराव किया जाना है, और किसान यूनियन जितने भी हैं पंजाब की और पंजाब के अलावा भी पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से किसान यूनियन दिल्ली का घेराव करने के लिए कूच करेंगे, और उसमें पंजाब के कलाकार भी किसानों के साथ रहेंगे। इस बात का ऐलान किया गया है। पंजाब के कलाकारों ने यह ऐलान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कई कलाकार शामिल हुए, और उसी में यह ऐलान किया गया है कि 26 और 27 तारीख को पंजाब के कलाकार भी किसानों के साथ दिल्ली का घेराव करेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किया जाना है उस पर किसानों के साथ रहेंगे। विनीत कपूर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ ऐलान किया गया है कलाकारों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए आज चंडीगढ़ के अंदर जो कलाकारों की जत्थेबंदी है वो यहाँ पर एकत्रित हुई थी, और उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया कि 26 और 27 तारीख को जिस तरह से किसान दिल्ली का घेराव करेंगे, उसी के चलते जो किसान जत्थेबंदियां हैं उनके साथ कलाकार जत्थेबंदियां भी जो हैं वो शामिल होती नजर आएंगी। कलाकार भी इस आंदोलन में किसानों के साथ मोटे से मोटा जोड़कर कहीं ना कहीं केंद्र का घेराव करने का प्रयास करेंगे, ताकि केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बनाया जा सके और ये जो केंद्रीय खेती बाड़ी कानून है इनको एक सिरे से रद्द करवाया जा सके। जी कौन कौन से बड़े कलाकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, या फिर किसी बड़े कलाकार ने भी इसमें संदेश भेजा हो अपना? बड़े कलाकारों की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो हम कंवर ग्रेवाल की बात करें, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते हुए नजर आए थे। इसके अलावा जस बाजवा की बात करें, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते नजर आए थी। दर्शक ओलक की बात करें, वो यहाँ पर मौजूद थे। सोनिया मान की बात करें, वो यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पे कई बड़े कलाकार जो हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते नजर आए थे। इसके अलावा अगर हम लखा सिधाना की बात करें, वो यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पे बहुत से कलाकार जो हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते नजर आए, और सभी ने एक आवाज में यही बात की कि वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ लामबंद होके उनके हकों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध में दिल्ली का घेराव करेंगे। जी बिल्कुल विनीत, लेकिन जिस तरीके से किसान यहीं से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में कूच करेंगे दिल्ली के लिए, क्या किसानों के साथ ही कलाकार होंगे या फिर अलग से जाएंगे? बिल्कुल, देखिए किसानों के साथ ही जाएंगे, किसानों के साथ ही कूच करने का काम करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं किसानों के हक की आवाज जो है वो बुलंद करने का काम करेंगे। जिस तरह से 5 नेशनल हाईवे हैं जो दिल्ली को जोड़ते हैं, इन 5 पर जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो इसमें इनकी रणनीति रहेगी कि किस किसान जत्थेबंदी के साथ कौन सा कलाकार रहेगा। यानी ओवरऑल कलाकारों का साथ जो है वो जिस तरह से पहले किसान आंदोलनों को मिलता नजर आ रहा था, तो अब दिल्ली घेराव में भी किसान जो है वो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कलाकार जो है वो किसानों के साथ लामबंद होके दिल्ली के घेराव में भी अपनी भूमिका दर्ज कराते हुए नजर आएंगे। विनीत, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जो कलाकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, क्या वो सभी कलाकार, क्या पंजाब के सभी कलाकारों का समर्थन किसानों को है? क्या सभी किसान आंदोलन में हिस्सा लेंगे? देखिए, कुछ एक कलाकार ऐसे हैं जो लगातार इस आंदोलन का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। वो सभी के सभी जो कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। हालांकि सभी कलाकार जो हैं वो किसानों के आंदोलन का हिस्सा नहीं बने, लेकिन कुछ एक कलाकार जरूर हैं और वही कलाकार कहीं ना कहीं इस आंदोलन का हिस्सा भी बनते नजर आएंगे। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि आज जो प्रेस वार्ता में कलाकार मौजूद थे या फिर जो धरनों में कलाकार जा रहे हैं वो चरणबद्ध तरीके से इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे और बिल्कुल की आवाज को बुलंद करते नजर आएंगे। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से पंजाब में किसानों का आंदोलन जारी है, वो आंदोलन जो है अभी भी लगातार जारी है और दिल्ली के लिए जब कूच करेंगे किसान तो उनके साथ कलाकार भी रहेंगे। इस बात का ऐलान आज कलाकारों ने कर दिया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इन दिनों मुंबई में एक नया विवाद छिड़ा हुआ है कराची स्वीट्स को लेकर के, जो कि मशहूर मिठाई की दुकान है। उसके नाम पर कथित तौर पर शिवसेना ने आपत्ति जताई, लेकिन अपने नेता नितिन नंदगांवकर के इस कदम का शिवसेना ने विरोध किया और पार्टी नेता संजय राउत ने साफ किया कि कराची स्वीट्स के मालिक का पाकिस्तान से कोई भी लेना देना नहीं है, उन्हें नाम बदलने की जरूरत नहीं है। इस मामले में अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कराची एक दिन भारत का ही हिस्सा होगा, हम अखंड भारत में विश्वास रखते हैं। इस पर अब संजय राउत ने पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि पहले पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर तो ले लो, कराची बाद में चले जाएंगे। हिंदुस्तान में होगा। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कराची हिंदुस्तान में होगा, इस तरीके की बात। अच्छा, कराची हिंदुस्तान में अगर आती है तो हम उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले जो पाक के कब्जे में कश्मीर है वो लाइए, बाद में हम कराची तक पहुंचाएंगे। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? जिस तरीके से कराची स्वीट्स का ये मामला सामने आया था, वहां पर धमकी दी गई थी शिवसेना नेता की तरफ से, लेकिन शिवसेना ने अपना जो स्टैंड है वो पीछे किया और अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि कराची स्वीट्स को नाम बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो वहां पर धमकी देने पहुंचा था, क्या उस नेता पर कोई कार्रवाई की गई? सत्यप्रकाश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने सुना, तंज कसा है संजय राउत ने, साफ तौर पर यह कहा कि कराची तक बाद में पहुंच जाएंगे, पहले जो पाकिस्तान के कब्जे में हमारा कश्मीर है उसको पहले आप छिड़वा लीजिए, उसको छुड़वा करके भारत का हिस्सा बनाइए। और वहीं अगर बात की जाए एनसीपी की, तो एनसीपी ने भी इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भारत अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपने अखंड भारत में विश्वास रखते हैं अगर बीजेपी के लोग, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी भारत में शामिल कर लें, हम इसका स्वागत करेंगे। तो अब जिस तरीके से बीजेपी के एक बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने ये बयान दिया है कि कराची कुछ दिनों में भारत का हिस्सा होगा और हम अखंड भारत में विश्वास रखते हैं। अब उस बयान पर कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं, बीजेपी पर तंज कसने का काम विरोधी नेता कर रहे हैं। लेकिन कराची स्वीट्स को लेकर के जो विवाद उपजा था, शिवसेना नेता ने जाकर के कराची स्वीट्स के मालिक को धमकी दी थी। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद और कराची स्वीट्स का नाम ढक दिया गया था। लेकिन उस पर स्टैंड अपना क्लियर किया शिवसेना ने, और शिवसेना नेता संजय राउत ने एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि शिवसेना का आधिकारिक रुख नहीं है, ये उनके नेता का रुख जरूर है लेकिन उनका आधिकारिक रुख नहीं है पार्टी का। इसलिए कराची स्वीट्स की जो दुकान है वो 60 साल से मुंबई में है, बांद्रा में है, उनको अपना नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना भी नहीं है। अब इस विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि कराची एक दिन भारत का ही हिस्सा होगा, हम अखंड भारत में विश्वास रखते हैं।
लेकिन अब उस पर तंज कसा जा रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने यह कहा है कि पहले पाकिस्तान के जो कब्जे में कश्मीर है यानी कि पीओके है उसको पहले भारत का हिस्सा बना लीजिए, कराची तक हम बाद में पहुंच जाएंगे। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के, जो विवाद उपजा है कराची स्वीट से लेकर के अब पाकिस्तान के कराची तक जा पहुंचा है? अजीब, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि कराची स्वीट को लेकर के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है और इस बयान को लेकर जो पाकिस्तान की कराची तक पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से कराची की बात बेकरी को लेकर के, मिठाई स्वीट को लेकर के हुई है, ये पूरी तरह से अब राजनीतिक तूल पकड़ चुकी है। जी, जिस नेता ने वहां पर जाकर धमकी दी थी, हालांकि शिवसेना ने पीछे खींच लिया है अपना स्टैंड, जो है अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं इस मामले से कि हमने ऐसा नहीं कहा, यह आधिकारिक रुख नहीं है शिवसेना के कि नाम बदला जाए। तो क्या उस नेता पर कार्रवाई की गई जिसने धमकी दी थी जाकर दुकान मालिक को? देखिए, अभी तक कोई जानकारी जो है पुलिस स्टेशन से नहीं मिल पाई है कि क्या उनके खिलाफ कोई शिकायत किसी ने दर्ज कराई है या फिर उस पर पुलिस ने कोई एक्शन लिया है। लेकिन शिवसेना ने इस पूरे मामले में गंभीरता लेते हुए इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन घर बैठे जो मौका बीजेपी को मिला है, शायद वो देवेंद्र फडणवीस नहीं छोड़ना चाहते और यही वजह है कि इसे लेकर के पाकिस्तान की कराची तक के सवाल उठा दिए हैं। जी, और इस बयान को लेकर के क्या जो दुकान मालिक है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जिस तरीके से उन्हें धमकी दी गई, क्या वो इस मामले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे या फिर पुलिस स्टेशन में उन्होंने अपनी शिकायत दी हो? देखिए, अभी तक इस मामले में इन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कल इस मामले में वो लिखित शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं उन नेताओं के खिलाफ जिन्होंने उन्हें उनकी दुकान, उनके शॉप को लेकर के धमकी दिया है। देखना ये होगा कि शिकायतकर्ता क्या कुछ शिकायत जो है कि मुंबई पुलिस के पास करता है और क्या इस पूरे मामले में कोई FIR दर्ज होती है, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या फिर शिवसेना खुद अपनी पार्टी की तरफ से कोई एक्शन लेती है। ऐसे तमाम बिंदुओं पर इंतजार करना होगा। जी मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वहीं पंजाब में किसान यूनियनों के फैसले के बाद यात्री ट्रेनों को गुजरने की इजाजत मिल गई है, जिसके बाद किसानों ने रेलवे स्टेशनों को खाली कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार को किसानों ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के लिए रेल लाइनों को खोल दिया गया है, लेकिन अगर 15 दिनों में बात नहीं बनी तो फिर से रेलों को रोका जाएगा। और फरीदकोट में किसान नेताओं ने कहा है कि दिल्ली जाने की तैयारी चल रही है, बाकी धरने प्रदर्शन भी जारी रहेंगे। तो सर जथेबंदियां ਦਾ फैसला अगला होया है पिछले मीटिंग ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਜੋ ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और जे 15 दिन तक किसान जथेबंदियां ने फैसला किया है कि 15 दिन तक जेकर सरकार ने कोई हल साडा ना कढ़िया आर्डीनेंसां दा। नरेश सेठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। नरेश, क्या कुछ जानकारी है? क्या जिस तरीके से रेलवे स्टेशन के नजदीक जो धरने पर बैठे थे किसान, वहां से वो उठ गए हैं पूरी तरह से? बिल्कुल, बता दें कि 1 अक्टूबर से जो धरने प्रदर्शन किसानों के रेल रोको आंदोलन चल रहा था, जो खेती कानूनों को लेकर जो केंद्र सरकार की तरफ से खेती कानून लाए गए हैं उसको लेकर काफी निराशा जो किसानों की तरफ से जताई जा रही थी और इनको वापस करवाने के लिए लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं। और 1 अक्टूबर से रेल रोको आंदोलन शुरू किया हुआ था और 2 दिन पहले जो किसान जथेबंदियों की मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया था कि जो यात्री ट्रेनें हैं उनको भी जो गुजरने की जो इजाजत दी जाएगी। और वो उसके फैसले के बाद अब आज किसानों की तरफ से जो स्टेशन के बाहर धरने लगाए गए थे, करीब 2 महीने पहले जो धरने लगे थे वो आज खत्म कर दिए गए। आज सारे धरने उन्होंने यहाँ से उठा लिए। लेकिन किसानों का कहना कि 15 दिन का हम सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर उन 15 दिनों में सरकार उनसे कोई बातचीत नहीं करती तो दोबारा हम फिर से ट्रैक पर आके बैठ सकते हैं और दोबारा ये हमारे धरने प्रदर्शन फिर से चल सकते हैं। धमकी दी गई है, कहीं ना कहीं चेतावनी दी गई है केंद्र सरकार को कि अगर बात नहीं बनी यानी कि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो एक बार फिर से रेल रोक दी जाएगी। बिल्कुल, किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि ये जो काले कानून है, जिनको ये काले कानून बता रहे हैं, ये इनको वापस लेने तक इनका जो है संघर्ष जारी रहेगा।
हालांकि बीजेपी सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि ये कानून है जो किसानों के हित के लिए बने हैं, लेकिन किसान इसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, जिसको लेकर ये 26 तारीख को जो दिल्ली की तरफ भी कूच कर रहे हैं, दिल्ली जाकर वो प्रदर्शन करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी गिनती में किसान यहाँ से पंजाब से जो है निकलेंगे और देश के अलग अलग कोनों से भी पंजाब जो है दिल्ली की तरफ सभी आएंगे और दिल्ली में 26 तारीख के बाद लगातार जो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार ये कानून वापस नहीं लेती। और वहीं कहीं उन्होंने ट्रेनों को लेकर भी एक धमकी दी है सेंटर को कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर कोई हल नहीं निकालती केंद्र सरकार तो वो दोबारा आकर ट्रैक्टर से रोककर ये रेल रोको आंदोलन अपना दोबारा से शुरू कर देंगे। लेकिन नरेश, जिस तरीके से दिल्ली कूच के बारे में ये जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली कूच किया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां फरीदकोट में किसानों की किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं दिल्ली कूच के लिए? बिल्कुल देखा जाए तो जो किसान जत्थेबंदी के आगू में वो बता रहे हैं कि काफी उत्साह आ रहा है और हर गांव से तकरीबन 2 ट्राली जो है किसान तो अपनी लेकर निकलेंगे, जिसमें सभी प्रकार का राशन और खाने पीने का सामग्री और इसके अलावा टेंट वगैरह लेके जाएंगे। चाहे हमें 4 महीने भी वहां करना पड़े तो लगातार हम 4 महीने भी वहां लगातार करेंगे, लेकिन हर हाल में ये दोनों को वापस किए जाने तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे। तो केंद्र सरकार पर ऐसा दबाव बनाएंगे कि उनको ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। और हर गांव में जाकर जो किसान जत्थेबंदी के आगू हैं वो दूसरे किसानों को तो उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं दिल्ली जाकर अपना शुरू करें। बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार किसान जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर 15 दिनों में बात नहीं बनी तो फिर से रेल रोक दी जाएगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के चरखी दादरी में किसान भड़क गए। नई अनाज मंडी में बाजरे और कपास की खरीद के मामले को लेकर के उसमें अनियमितताओं का आरोप लगाया गया और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने मंडी गेट पर ताला जड़ दिया। किसानों ने जमकर बवाल काटा और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मंडी में रोष प्रदर्शन करते हुए गेट पर ताला जड़ दिया गया। इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि मंडी में खरीद एजेंसियां उठान नहीं कर रही हैं। उन्होंने बताया कि 1500 किसानों के टोकन भी कट चुके हैं, लेकिन खरीद नहीं हो पा रही। उनका कहना है कि प्रशासन और मंडी के जो अधिकारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं, झूठे आश्वासन किसानों को दिए जा रहे हैं। नरेंद्र मंडोला हमारे संवाददाता चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? क्या फिलहाल किसानों को समझा दिया गया है, आश्वासन दिया गया कोई? जी सर, फिलहाल एसडीएम चरखी दादरी वीरेंद्र सिंह मंडी में पहुंचे और किसानों को आश्वासन दिया गया कि
आपकी खरीद में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती जाएगी। जी जी, लेकिन जो अधिकारियों पर आरोप लग रहे थे मनमानी करने के, उसमें क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? क्या कुछ कोई कार्रवाई करने की बात कही गई? जी, एसडीएम साहब ने ये कहा है कि जल्द ही आपकी खरीद को सुचारू रूप से जारी किया जाएगा और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जो किसानों ने ताला जड़ा था मंडी के गेट पर, वो क्या खोल दिया गया फिलहाल? एसडीएम के आश्वासन के बाद मंडी का ताला खोल दिया गया है। वहीं एसडीएम ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं रहने दी जाएगी और मंडी में खरीद कार्य सुचारू रूप से जारी रहेगा। जी नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में राजकीय इंटर कॉलेज जोशीमठ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अध्यापक और एक छात्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिसके बाद विद्यालय में हड़कंप मच गया। और पिछले दिनों विद्यालय की ओर से सभी छात्रों के, स्कूल में जितने भी टीचर्स आते हैं उनके भी टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए थे। उसके बाद अब धीरे धीरे सभी लोगों के परिणाम सामने आ रहे हैं, जिनमें अभी तक एक छात्र और एक अध्यापक की रिपोर्ट ही पॉजिटिव आई है। दोनों को विद्यालय प्रशासन ने घर पर ही रहने की सलाह दी है और विद्यालय प्रशासन का यह भी कहना है कि विद्यालय में मास्क और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की गई है। इससे पहले हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें स्कूली बच्चों में हरियाणा में भी, क्योंकि कोरोना जो है वो पाया जा रहा था, और 30 नवंबर तक हरियाणा में स्कूल बंद रहेंगे। और ऐसे ही कुछ हालात अब उत्तराखंड में भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ में 21 तारीख को जो बच्चों की और अध्यापक एक जो है, दोनों की, एक अध्यापक एक छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव रैपिड में बताई उन्होंने, और फाइनल टेस्ट इनकी जो है नेशनल लेबोरेटरी से आने की बाकी है, जैसे कि उनके द्वारा बताया गया। तो पर फिर भी जैसे ही उन्होंने रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव बताया तो तुरंत मैंने उनको प्रिकॉशन के तौर पर उन्हें घर भेज दिया है। मैंने कहा आप जो है 14 दिन अपने जो नियमानुसार आप घर पे रहें, बच्चे को भी और अध्यापक को भी। बाकी हम लोग प्रतिदिन सैनिटाइज विद्यालय करवा रहे हैं, कक्षाएँ सैनिटाइज करा रहे हैं, मास्क का उपयोग बच्चों के लिए लगातार करवा रहे हैं, और जैसे भी किसी बच्चे पे जुकाम बुखार इस तरह के कोई लक्षण है। नवीन भंडारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। नवीन, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? क्या सिर्फ एक अध्यापक और एक छात्र में ही कोरोना की पुष्टि हुई है या फिर और भी मामले सामने आए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो है कि जोशीमठ राजकीय इंटर कॉलेज जोशीमठ में एक अध्यापक और एक छात्र की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विद्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले दिनों विद्यालय की ओर से सभी छात्रों को कोरोना वायरस टेस्ट कराया गया था, जिसके सैंपल भरे गए थे। उसके बाद अब धीरे धीरे सभी लोगों के टेस्ट कराए जा रहे हैं। जी नवीन, लेकिन जिस तरीके से इन 2 लोगों में कोरोना पाया गया है, तो क्या कुछ कदम जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से उठाए गए? जी, जिसमें अभी एक छात्र और एक अध्यापक की जिस प्रकार से पॉजिटिव आई है, दोनों विद्यालयों ने अपने घर पे उनको रहने की सलाह दी है। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजकिशोर ने बताया कि विद्यालय में मास्क सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की गई है। कोरोना वायरस के सभी छात्रों के न पहले उसकी भी पूरी जांच की जा रही। जी नवीन, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो आपने तस्वीरें भेजी हैं स्कूल की, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो छात्र या फिर जो अध्यापक जिनमें कोरोना पाया गया है वो किसी दूसरे से ना मिले हों। क्या इस बारे में कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है कि वो किन लोगों से मिले हैं? क्या उनमें भी कोरोना है? जी बिल्कुल पुष्टि की गई है और उन्हें सलाह दी गई है अपने घरों में रहने के लिए, छात्र और अध्यापक को। जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। तो जिस तरीके से अलग अलग अगर बात की जाए, अलग अलग राज्यों में जहां पर भी स्कूल खोले जा रहे हैं, वहां पर कोरोना की जांच भी करवाई जा रही है तेजी से, और उसमें छात्रों में भी अब कोरोना जो है वो फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यूपी के रामपुर में सड़क निर्माण कार्यों में धांधली का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया, ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सड़क निर्माण में धांधली बरतने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है और ठेकेदार के कर्मचारियों को भी वहां से खदेड़ दिया गया और मानक के विपरीत बन रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। ग्रामीणों ने डीएम से मामले की जांच कराकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नगर मसवासी से अलीगंज गांव जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में ठेकेदार मनमानी कर रहा है, जमकर धांधली की जा रही है। जो सड़क बनाई जा रही है उसको हाथों से भी उखाड़ा जा सकता है। हमारे यहाँ खरंजा ही बेहतर था। ये रोड ऐसी पड़ रही है कि 1 महीने नहीं चल पाएगी। जो रोड हाथ से उखड़ रही है उस पर वाहन क्या चल पाएगा। शासन का दिशा निर्देश है कि जो भी काम हो गुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए। शासन इतनी सख्ती के साथ काम कराना चाहता है, लेकिन ये ठेकेदार और जो भी जीआई है ये सारा पैसा हड़पना चाह रहे हैं।
किन की तरफ से रोड पड़ रही है? ये जिला पंचायत श्री चंद्रपाल सिंह जी की तरफ से। क्या चाह रहे हैं आप? क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है साहब, ये माल ही कहाँ पड़ रहा है, इसमें माल पड़ रहा है, ये तो हम तो हाथ से उखेड़ देंगे इसे 1 घंटे में। अभी तो अब क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं रोड पड़े तो अच्छी पड़े, ना तो ना पड़े। ये किन की तरफ से पड़ रही है रोड? जिला पंचायत की तरफ से पड़ रही है ये ना, मतलब बहुत पतली रोड डाल रहे हैं और ये जो है ना हाथ से सारी उखड़ रही है रोड पूरी। और हम चाहते हैं कि ये रोड जो है ना मतलब अच्छी पड़नी चाहिए, बढ़िया रोड पड़नी चाहिए। ऐसे मतलब हमारे बहुत सारे गांव हैं, कम से कम 20-30 गांव जुड़े हुए हैं, इस रोड से निकलता है वाहन हमारा सारा। और ये हाथ से जब उखड़ रही है तो वाहन क्या चल पाएगा इस पे भाई साहब, इस पे कुछ भी नहीं चल पाएगा। कब से रोड डलना स्टार्ट हुई है? ये रोड कल से स्टार्ट हुई है साहब डलने के लिए, कल से स्टार्ट हुई है। अधिकारी को अवगत कराया आपने? ये अधिकारी आ रहे हैं सारे, सब अधिकारी भी देख के जा रहे हैं इस रोड को साहब, और अधिकारी मतलब देख के चले जाते हैं और कोई भी इसमें मतलब गौर नहीं दे रहा रोड पे। जानकारी के साथ रवि, क्या कुछ जानकारी है वहां पर, जिस तरीके से ये ग्रामीणों की तरफ से जो आरोप लगाए गए इनमें कितना दम है, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या वाकई वहां पर ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं? देखिए जितेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये डिस्ट्रिक्ट रामपुर की तहसील सुहार का एक मामला है जो गांव पड़ता है भूबरा मुस्तकम। यहाँ पर एक सरकार की तरफ से कार्य कराया जा रहा है रोड का, जिसमें कि ठेकेदारी की मनमानी का आरोप लगाया है ग्रामीणों ने। जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ठेकेदार मौजूद, यहाँ पे ग्रामीण मौजूद है और इनका जो निर्माण कार्य को इन्होंने जाकर के स्वयं रुकवाया गया था, लेकिन ठेकेदार अपनी मनमानी करते हुए, दबंगाई दिखाते हुए यहाँ पर ठेकेदार आया था। उसके बाद इन्होंने ग्रामीणों को गाली भी दी थी, जबकि सारा निर्माण कार्य ये मेरे मैं ये इनसे बात भी कराना चाहूंगा, आप इजाजत दे तो। बिल्कुल बिल्कुल बात कीजिएगा जो ग्रामीण आपके पास है। जी, क्या दिक्कत थी आपकी, किस तरीके का ठेकेदार निर्माण कार्य करा रहे हैं यहाँ पे? ठेकेदार बिल्कुल घटिया तरीके से निर्माण कार्य करा रहे हैं। हमने कल इसकी शिकायत की थी डीएम साहब से। डीएम साहब ने यहाँ एक इंजीनियर को भेजा था, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो बिल्कुल घटिया निर्माण कार्य करा रहे हो, इसे बेहतर करो। इसलिए ठेकेदार आज काम बंद करके चला गया और ग्रामीणों का कहना है कि रोड पड़ रही है, बहुत जमाने के बाद रोड बिल्कुल बढ़िया पड़नी चाहिए। जबकि शासन ने सख्त दिशा निर्देश भी दिए हैं कि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जहां पर धांधलीबाजी है। जी बिल्कुल, और ठेकेदार ने इतनी घटिया सामग्री लगा रहा है कि कल बच्चों ने सड़क ऐसी उखड़ ली, अगर जूता मार दिया तो सारी बजरी बिखर गई। इतनी घटिया सामग्री लगा के निर्माण कार्य करा रहा है ठेकेदार, जिसका कहने का कोई जवाब ही नहीं है। तो यहाँ पे सीधे तौर पे बताना चाहूंगा जितेंद्र जी कि इनका सीधा आरोप है कि ठेकेदार गुणवत्ता पूर्वक से कार्य नहीं करा पा रहा है। जी, लेकिन रवि, जिस तरीके से वहां पर जो ग्रामीण इतनी बड़ी संख्या में सामने आकर के विरोध कर रहे हैं, ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिलाधिकारी की तरफ से अभी कोई कार्रवाई इसमें नहीं की गई है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों का निवासियों का इनका कहना है कि हमें स्वयं जिलाधिकारी तत्काल प्रभाव से उच्च अधिकारी गणों से जांच करवाए और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश भी दे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि। तो जिस तरीके से रामपुर में जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर एक सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार पर मनमानी करने का आरोप और गुणवत्तापूर्वक सड़क नहीं बनाने का आरोप लगाया गया है, जिस पर अभी तक भी कोई कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से वहां पर नहीं की गई है। लेकिन ग्रामीणों ने अपने हाथों से इस सड़क को उखाड़ करके दिखाया है कि कितनी गुणवत्ता से इस सड़क को बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में एनसीबी की टीम लगातार ड्रग्स पेडलर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस दौरान एनसीबी की ओर से ड्रग्स पेडलर को पकड़ने के लिए छापेमारी भी की जा रही है। वहीं मुंबई में एक छापेमारी के दौरान एनसीबी की टीम पर हमला किए जाने की घटना भी सामने आई, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर कल शाम मुंबई के गोरेगांव में ड्रग्स पेडलर्स ने वहां पर कथित रूप से हमला किया था और इस मामले में अब कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले में 2 अधिकारी भी घायल हुए थे। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए ड्रग्स मामले में कॉमेडियन भारती सिंह, उनको फिलहाल राहत मिली है। भारती सिंह और उनके पति हर्ष को जमानत मिल गई है, लेकिन एनडीपीएस कोर्ट ने दोनों को सशर्त जमानत दी। लगातार जिस तरीके से एनसीबी की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है, जो भी ड्रग्स में
सम्मिलित लोग पाए जा रहे हैं या फिर ड्रग्स पेडलर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। छापेमार कार्रवाई भी की जा रही है और उसी को देखते हुए छापेमार कार्रवाई करने के लिए टीम गई थी गोरेगांव, लेकिन वहां पर उन पर हमला कर दिया गया जिसमें कुछ अधिकारी भी घायल हुए हैं और इसी मामले में अब गोरेगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है और मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, क्योंकि भारती सिंह एक बड़ा चेहरा जो हाल ही में गिरफ्तार की गई थी एनसीबी की तरफ से, अब भारती सिंह और उनके पति को राहत जरूर मिली है। कोर्ट की तरफ से उनको सशर्त जमानत दे दी गई है। भारती और उनके पति के घर में जब छापेमार कार्रवाई की गई थी तो वहां से नशीला पदार्थ बरामद हुआ था और इस बात को स्वीकार भी किया है भारती सिंह ने कि वो नशे का इस्तेमाल करते हैं और इसी मामले में उनको हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया था, लेकिन अब सशर्त उन्हें जमानत दी गई है। और अगर बात की जाए एनसीबी की, तो लगातार एनसीबी की तरफ से कड़ा रुख अपनाते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है? एक तरफ भारती और उनके पति को राहत जरूर मिली है, लेकिन एनसीबी पर जिस तरीके से हमला हुआ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि एनसीबी पर वहां पर हमला होता है, उसमें कुछ अधिकारी भी घायल होते हैं, लेकिन बड़ी कामयाबी के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी कितने फरार बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल सही करना है। 2 ड्रग्स पेडलर फरार बताए जा रहे हैं। 3 ड्रग्स पेडलर जो है अंबोली पुलिस स्टेशन की मदद से गिरफ्तार हो पाए हैं। मुंबई के जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच का जो एक इलाका था। ड्रग्स पेडलर यहाँ पर ड्रग्स सप्लाई करने आने वाले थे और ये बात एनसीबी की खुफिया एजेंसी को पता चला था, जिसके बाद वहाँ 4 से 5 अधिकारी और खुद उस टीम को लीड कर रहे समीर वानखेड़े भी वहां पर मौजूद थे। जैसे ही ड्रग्स पेडलरों को पकड़ते, उनसे पूछते, उसके पहले ही वहां पर हमला हो गया और 50 से 60 लोगों की भीड़ ने पूरा जो है कि बवाल खड़ा किया, जिसके बाद घटना पर पहुंची पुलिस की मदद से एनसीबी ने 3 ड्रग्स पेडलरों को गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एनसीबी की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से एनसीबी की टीम पर हमला किया गया उसमें अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो बाकी फरार चल रहे हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। एक तरफ राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, वहीं एमसीडी अवैध निर्माण को गिराने में लगी हुई है। एमसीडी की तरफ से अवैध निर्माण को गिराए जाने पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों ने कहा कि उन्हें इसके बारे में नोटिस भी नहीं दिया गया, बिना जानकारी के ही उनके आशियानों को उजाड़ दिया गया। मोतीनगर थाना क्षेत्र के लोगों ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया है। आपको बता दें कि इलाके में आसपास के मकानों को अवैध घोषित किया गया और इसी अवैध कब्जे पर 1 हफ्ते पहले भी बुलडोजर चला था और अब एक बार फिर से कार्रवाई वहां पर की गई। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल जिस तरीके से एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए प्रदूषण की, तो प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है और उसके बावजूद भी इस तरीके की कार्रवाई वहां पर की जा रही है। देखिए बिल्कुल जैसे दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कोरोना वायरस के भी जो लक्षण है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं, जनता भी परेशान हो जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से एमसीडी ने आज जो कार्रवाई की है, यानी कि जो कहते हैं ग्राउंड पे हटाई थी, यानी कि जो इलीगल जो मकान थे उनको तोड़ा गया है। जहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने और कहीं ना कहीं ये ऑर्डर जरूर दिए थे कि इंक्रोचमेंट हटानी है, मगर जिस तरीके से एमसीडी ने आज कह सकते हैं कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ाया है उसने, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उन्होंने जो इलीगल जो मकान थे वो तोड़े गए और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करी कि वो सरकार काम कर रही है, मगर सरकार जितनी काम कर रही है उन्होंने शायद ये इस तरफ नहीं गौर करा कि जिस तरफ पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा था, यानी कि लगातार इस तरीके की तोड़फोड़ कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा रही थी। जी, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं राजीव, उनके लिए बड़ी समस्या है। अब वो कहाँ पर जाकर रहेंगे, क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि उनको कहाँ पर रहने के लिए कहा गया है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आज कह सकते हैं जो इलीगल तरीके से लोग रह रहे थे उन लोगों को हटाया जरूर गया, उजाड़ा भी गया, मगर एक चीज गौर करने वाली है, जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ाया है वहां से और उन लोगों को अब हटाने की जो व्यवस्था की गई थी वो कम से कम दिल्ली सरकार ने एमसीडी ने की थी और एमसीडी के द्वारा ये सोचा नहीं गया कि ये लोग
कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब सर्दी का मौसम भी चल रहा है और कहीं ना कहीं ठंड की वजह से दिक्कतें भी आ रही हैं और जनता कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आ रही है। अगर दिल्ली सरकार या एमसीडी इन जनता के बारे में भी सोचे, क्योंकि इन लोगों के मकान तो तोड़ दिए गए और तोड़ने के बाद में अब ये रहेंगे कहाँ पे, रैन बसेरे में जाएंगे, क्योंकि रैन बसेरे में पहले ही फुल चल रहे हैं और जनता कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे के अंदर है, तो कहीं ना कहीं कहाँ रहेगी ये दिल्ली सरकार को भी सोचना होगा और दिल्ली सरकार के साथ साथ एमसीडी को भी सोचना होगा, क्योंकि एमसीडी के अंदर भाजपा की नेता बैठे हुए हैं और दिल्ली सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी बैठी हुई है। बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं, कुछ भी करें, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। जैसे आप अपने घर के पानी की टंकी में जितना मर्जी पानी भरे जाएं, अगर नीचे से नल खुला रह गया तो सब कुछ उसी में बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप चाहे कितना भी अच्छा खा पी लें, अगर आपका पाचन तंत्र, अगर आपका लिवर सिस्टम ठीक नहीं है तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, जो कि आपके लिवर सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर पर लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा सबसे पहले आपके हाजमे को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आपका लिवर सिस्टम ठीक होना शुरू हो, आपकी भूख बढ़ जाए, आपको भोजन रुचिकर लगे, आपका खाना खाने को दिल करे और फिर आप जो भी खाना खाएं वही आपको पूरी तरह से पचे, उसी से शरीर में नया खून बने, उसी से शरीर में नई ताकत आए और कल तक जो भोजन आपको नहीं लगता था वही भोजन आपके ऊपर असर करना शुरू कर दे। जब आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपका लीवर सिस्टम ठीक से काम करेगा, तो आप जो भी खाओगे वही आपके ऊपर लगेगा। सही मायने में आपका पाचन तंत्र आपकी वो मशीन है जो आपकी रोटी में से, आपके भोजन में से ताकत निकालने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपके अंदर एनर्जी बने, ताकत बढ़े, नया खून बने, शरीर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ और बॉडी मजबूत बने। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसलिए इसका शरीर पर कोई